हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और अपने गोल पर टारगेटेड गोल को किए होंगे, है ना। तो चलिए आज हम बातें करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको जो CAA जो एक्ट हुआ था 2019 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, वो बहुत सारे लोगों को पढ़ करके चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये संशोधन क्यों किया जाए, क्योंकि किताब में लिखा हुआ चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आता है। तो किताब का उसका लिखने का शैली बहुत अलग होता है और जो टीचर जो समझाते हैं उसका शैली बहुत अलग होता है। तो हम देखो CAA को पढ़ाने के क्रम अगर देखा जाए तो उसका लेक्चर करीबन 2 घंटे से 2.5 घंटे का एक लेक्चर होता है CAA पर, है ना। उसी प्रकार NRC यानी जो भी टॉपिक्स होता है कम से कम 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर होती है। इस लेक्चर को अगर हम 2 से 3 मिनट में संक्षेप में समझ लें और उसको कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का, जैसे कि एक इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं LPG, एक उसमें टॉपिक्स है लाइब्रेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें एक ही वर्ड को याद रखना होता है, जैसे उदारीकरण, लाइब्रेलाइजेशन। ये होता क्या है? तो हम हर एक टॉपिक से छोटा सा उसका मतलब छोटा सा पीस निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं कि साधारण भाषा में जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे उदारीकरण का मतलब क्या? उदारीकरण का मतलब है कि LPG का यानी उसके कहने कि नियमों को सरल करना। एक वर्ड याद रखने से उसका सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा कि उदारीकरण क्या था, कि नियम को सरल किया गया। नियम को क्यों सरल किया गया था? क्योंकि पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करती थी नहीं, है ना, 1991 के पहले। तो उदारीकरण करने के बाद क्या हुआ? देश को बहुत सारे इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, हमारे देश में बहुत सारे FDI हिंदुस्तान आए। तो इस प्रकार की एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, छोटे से शब्दावली को निकाल लेते हैं जिससे सरल भाषा में उस पूरे टॉपिक को रिवीजन कर सकते। उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा CAA है यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें संशोधन क्यों किया गया? सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं 1 मिनट में कि क्या था। देखिए, हमारा एक पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक्स है नागरिकता, है ना। नागरिकता से रिलेटेड टॉपिक्स है। उसमें आर्टिकल नंबर 6 में लिखा है कि आज़ादी के बाद यानी आज़ादी जिसमें भारत का हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जब संविधान हमारा देश में बन चुका था 1950 में लागू हुआ था, तो उस समय एक आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 6 में लिखा गया था कि जो भी भारतीय मूल के वंशी यानी जो भी भारत के व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं यानी जो बंटवारा के समय उधर चले गए हैं, वो चाहे तो अपनी इच्छा से भारत आ सकते हैं और उसको भारत सरकार नागरिकता देगी। उस समय के लिए वो वैलिड था। यानी जो बंटवारा के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था, अगर वो अपनी इच्छा से आना चाहे भारत, तो उसको नागरिकता भारत सरकार दे देगी, उस समय यानी देती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको बढ़ा करके धीरे धीरे कर दिया गया कि अब 12 साल की मांग। धीरे धीरे क्या हुआ, वो तो शुरुआत में 1950 का दौरान था, तो उसमें कहा गया कि जो अभी गया उधर से पाकिस्तान, वो व्यक्ति भारत आ सकता है और उसको भारत सरकार नागरिकता दे देगी। फिर धीरे धीरे देखा गया कि जब वक्त बीतता गया वक्त के साथ साथ देखा गया कि बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए, अब अस्थायी हो गए। तो फिर बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम में एक बार और संशोधन हुआ। उसमें क्राइटेरिया जो किया गया कि भारत की नागरिकता उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका जो भारत में 12 साल तक अस्थायी रूप से निवास करता हो। तो ये हो गया। फिर अब आया 2019 का संशोधन। अब ये 2019 का संशोधन क्या था? 2019 का संशोधन था कि इसमें 3 ही देश को लेकर के संशोधन किया गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ये 3 देश को लेकर के ही CAA में अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या किया गया है सिंपल भाषा में कि CAA में जो अमेंडमेंट संशोधन किया गया वो 3 देशों को लेकर गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 देश के मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं, जैसे जैन, बौद्ध धर्म, ये सब जो है पारसी, ये सब टोटल 6 लोग हैं। वो 6 धर्म के लोग अगर भारत में आते हैं तो भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगी। उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि उसको कम से कम भारत में 5 साल के लिए निवास करना होगा। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासी जो मुस्लिम नहीं है, उसको 5 साल के यानी जो 5 साल रह चुका उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ क्वेश्चन इसलिए विरोध हो रहा था, यानी क्वेरी इसलिए उठ रहा था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। जब पंथ निरपेक्ष देश है तो किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि मुस्लिम भाइयों के साथ भेदभाव दिख रहा है।
दिख रहा है ना कि सभी जात धर्म वाले को अपना गया भारत कि सबको नागरिकता दे देंगे, लेकिन इसको नागरिकता, मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देगा। यानी जो 6 धर्म को लेकर के जो 7वां धर्म है मुस्लिम वहाँ के, उसको भारत में नागरिकता नहीं दी गई। बोले इसको नागरिकता नहीं देंगे, बाकी सभी धर्म वालों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आए हुए हैं उसको नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं। तो भारत में बहुत सारा इसका विरोध भी हुआ। विरोध का कारण समझते हैं कि विरोध क्यों? विरोध का कारण यही था कि उसको नागरिकता नहीं देते थे। उसका कहना था, जो विरोधी थे उसका कहना था भारत एक पंथ निरपेक्ष देश यानी सेक्युलर कंट्री। जो सेक्युलर कंट्री तो सबके साथ एक साथ भेदभाव करना यानी समानता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। अब ये जब विवाद होने लगा तो ये मुद्दा कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भारत को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो भारत ने वहाँ अपना एक पक्ष रखा। भारत क्या बोला? भारत के वकील जो वहाँ होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने वहाँ पे अपना तर्क दिया कि नहीं, हम जो ये संशोधन किए वो केवल 3 देश के लिए किए गए। सबसे पहला तर्क बोला कि देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों मुस्लिम कंट्री है और वहाँ का जो वो मुस्लिम घोषित है पूरा। वहाँ का राष्ट्रीय धर्म क्या है? मुस्लिम है तीनों में। तो पहला तर्क था कि जिस देश का धर्म राष्ट्रीय धर्म मुस्लिम धर्म हो, वहाँ पे हिंदू को छोड़ करके, यानी मुस्लिम को तो कभी उत्पीड़न हो ही नहीं सकता। अरे मुस्लिम के घर में मुस्लिम का उत्पीड़न होगा क्या? नहीं होगा। तो पहला तर्क यह था कि ये तीनों देश मुस्लिम कंट्री है और ये इसका राष्ट्रीय धर्म मुसलमान है। तो इस्लामिक कंट्री जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों का उत्पीड़न तो हो नहीं सकता। तो उत्पीड़न से बचाने के लिए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ये सबको भारत में नागरिकता देने का भारत सरकार प्रावधान किया। तो ये तो बात सही है कि जो इस्लामिक कंट्री वहां पे इसका उत्पीड़न तो हो ही नहीं सकता है। तो पहला तर्क भारत सरकार ने ये दिया अपनी तरफ से, और दूसरा तर्क ये दिया कि भारत सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार का यह अधिकार होता है कि विदेशियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये हमारे प्रस्तावना में भी लिखा है कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, है ना। सॉवरेन कंट्री कहने का मतलब है कि विदेशों से के साथ हम कैसा रिलेशन रखेंगे, कैसा रिलेशन नहीं रखेंगे, किस देश के व्यक्ति को हम अपने यहाँ देश में आने देंगे, किस व्यक्ति को नागरिकता देंगे, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो आप हमें पनिशमेंट दीजिए। हम आपके साथ तो भेदभाव नहीं कर रहे, ये विदेशी नागरिकों के साथ कर रहे हैं। विदेश में क्या हो रहा है आपको क्या मतलब इससे? लिखा है ना प्रस्तावना, यहाँ प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, यानी सॉवरेन के कहने का मतलब कि बाह्य और आंतरिक मामला के डिसीजन भारत सरकार खुद लेगी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये तमाम तर्क देते हुए भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छा लगा। अच्छा क्या, जहाँ पे सही हो, हम कभी मोदी और योगी के, राहुल का समर्थक नहीं है, चाहे पप्पू जिसको बोलते हैं ना, तो ये गलत बात है यार। जहाँ पे सही हो वहाँ पे आप खड़े रहो। और ये एक अच्छा कदम भी माना जाता है कि हिंदू भाई के साथ, एक आंकड़ा के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि आज़ादी के समय के बाद जब मुसलमान वहाँ पे हिंदू पहुँचे थे पाकिस्तान लोग वहाँ, तो बहुत सारी इसकी जनसंख्या थे। अब घट करके बहुत कम हो गई, ना के बराबर हिंदू वहाँ रह रहे हैं। तो कारण क्या भाई? यही तो, वहाँ धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, दिन ब दिन धर्मांतरण कराया जा रहा है लोगों को, कितने सारे हिंदू को परिवर्तन करवा दिया जा रहा है मुसलमान में। तो कहीं ना कहीं गलत हो रही है। अब पाकिस्तान अगर बोलेगा कि हम भी सीएए लागू करते हैं तो करे ना, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री है। सीएए वो कहाँ से, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में उसको, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का थुथु होगा, और हो रहा है। ऐसा क्या है? क्योंकि जिस राष्ट्र में धार्मिक उत्पीड़न के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा वो देश, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ दिन के बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाएगी। ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट, ये 3 लिस्ट होता है। तो अगर किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है ना, तो ब्लैक लिस्ट कहने वाला उस देश के साथ कोई भी आयात निर्यात नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो उस देश की जीडीपी चौपट। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कूटनीतिक पॉलिसी भी है कहीं ना कहीं इंडिया का, और अच्छा है, क्योंकि एक तीर से अगर 2 निशाने बन रहे तो क्या गलत है। और कूटनीतिक का मतलब कि डिप्लोमेसी का मतलब ही ये तो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीएए अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ।
सीएए जो लाया गया है वो हिंदुओं को जो धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उसको संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ऐसा कर रही है ना। और इसमें कोई बुराई नहीं है और किसी का समानता का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर पर वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि सीएए संशोधन क्या था और क्यों किया गया। ठीक है, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे और अपने गोल पर, टारगेटेड गोल को किए होंगे, है ना। तो चलिए आज हम बात ही करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको जो सीएए जो एक्ट हुआ था 2019 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, वो बहुत सारे लोगों को पढ़ करके चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये संशोधन क्यों किया गया, क्योंकि किताब में लिखा हुआ चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आता है। तो किताब का उसका लिखने का शैली बहुत अलग होता है और जो टीचर जो समझाते हैं उसका शैली बहुत अलग होता है। तो हम देखो सीएए को पढ़ाने के क्रम अगर देखा जाए तो उसका लेक्चर करीबन 2 घंटे से 2.5 घंटे का एक लेक्चर होता है सीएए पर, है ना। उसी प्रकार एनआरसी यानी जो भी टॉपिक्स होता है कम से कम 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर होती है। इस लेक्चर को अगर हम 2 से 3 मिनट में संक्षेप में समझ लें और उसको कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का, जैसे कि एक इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एलपीजी, एक उसमें टॉपिक्स है लाइब्रेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें एक ही वर्ड को याद रखना होता है, जैसे उदारीकरण, लाइब्रेलाइजेशन। ये होता क्या है, तो हम हर एक टॉपिक से छोटा सा उसका मतलब छोटा सा पीस निकाल लेते हैं, जिसको कहते हैं कि साधारण भाषा में जिसको हम समझ सकते हैं। जैसे उदारीकरण का मतलब क्या, उदारीकरण का मतलब है कि एलपीजी का उसके कहने कि नियमों को सरल करना। ये एक वर्ड याद रखने से उसका सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा कि उदारीकरण क्या था, कि नियम को सरल किया गया। नियम को क्यों सरल किया गया था, क्योंकि पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करती थी नहीं, है ना, 1991 के पहले। तो उदारीकरण करने के बाद क्या हुआ, देश को बहुत सारे इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, हमारे देश में बहुत सारे एफडीआई हिंदुस्तान आए। तो इस प्रकार की एक चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, छोटे से शब्दावली को निकाल लेते हैं, जिससे सरल भाषा में उस पूरे टॉपिक को रिवीजन कर सकते। उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा सीएए है यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें संशोधन क्यों किया गया। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं 1 मिनट में कि क्या था। देखिए, हमारा एक पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक्स है नागरिकता, है ना। नागरिकता से रिलेटेड टॉपिक्स है, उसमें आर्टिकल नंबर 6 में लिखा है कि आज़ादी के बाद, यानी आज़ादी जिसमें भारत का हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय जब संविधान हमारा देश में बन चुका था 1950 में लागू हुआ था, तो उस समय एक आर्टिकल से आर्टिकल नंबर 6 में लिखा गया था कि जो भी भारतीय मूल के वंशी यानी जो भी भारत के व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं, यानी जो बंटवारा के समय उधर चले गए हैं, वो चाहे तो अपनी इच्छा से भारत आ सकते हैं और उसको भारत सरकार नागरिकता देगी। उस समय के लिए वो वैलिड था, यानी जो बंटवारा के समय जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था, अगर वो अपनी इच्छा से आना चाहे भारत, तो उसको नागरिकता भारत सरकार दे देगी, उस समय यानी देती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको बढ़ा करके धीरे धीरे कर दिया गया कि अब 12 साल की मांग। धीरे धीरे क्या हुआ, वो तो शुरुआत में 1950 का दौरान था, तो उसमें कहा गया कि जो अभी गया उधर से पाकिस्तान, वो व्यक्ति भारत आ सकता है और उसको भारत सरकार नागरिकता दे देगी। फिर धीरे धीरे देखा गया कि जब वक्त बीतता गया वक्त के साथ साथ देखा गया कि बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए, अब अस्थायी हो गए। तो फिर बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम में एक बार और संशोधन हुआ, उसमें क्राइटेरिया जो किया गया कि भारत की नागरिकता उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका जो भारत में 12 साल तक अस्थायी रूप से निवास करता हो। तो ये हो गया। फिर अब आया 2019 का संशोधन। अब ये 2019 का संशोधन क्या था, 2019 का संशोधन था कि इसमें 3 ही देश को लेकर के संशोधन किया गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ये 3 देश को लेकर के ही सीएए में अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या किया गया है, सिंपल भाषा में,
कि सीएए में जो अमेंडमेंट संशोधन किया गया वो 3 देशों को लेकर गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 देश के मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं, जैसे जैन, बौद्ध धर्म, ये सब जो है पारसी, ये सब टोटल 6 लोग हैं। वो 6 धर्म के लोग अगर भारत में आते हैं तो भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगी। उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि उसको कम से कम भारत में 5 साल के लिए निवास करना होगा। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासी जो मुस्लिम नहीं है, उसको 5 साल के यानी जो 5 साल रह चुका उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ क्वेश्चन इसलिए विरोध हो रहा था, यानी क्वेरी इसलिए उठ रहा था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। जब पंथ निरपेक्ष देश है तो किसी के साथ भेदभाव तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि मुस्लिम भाइयों के साथ भेदभाव दिख रहा है ना, कि सभी जात धर्म वाले को अपना लिया भारत कि सबको नागरिकता दे देंगे, लेकिन इसको नागरिकता, मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देगा। यानी जो 6 धर्म को लेकर के जो 7वां धर्म है मुस्लिम वहाँ के, उसको भारत में नागरिकता नहीं दी गई। बोले इसको नागरिकता नहीं देंगे, बाकी सभी धर्म वालों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आए हुए हैं उसको नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं। तो भारत में बहुत सारा इसका विरोध भी हुआ। विरोध का कारण समझते हैं कि विरोध क्यों? विरोध का कारण यही था कि उसको नागरिकता नहीं देता था। उसका कहना था, जो विरोधी थे उसका कहना था भारत एक पंथ निरपेक्ष देश यानी सेक्युलर कंट्री। जो सेक्युलर कंट्री तो सबके साथ एक साथ भेदभाव करना है, यानी समानता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। अब ये जब विवाद होने लगा तो ये मुद्दा कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। और सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भारत को अपना पक्ष रखना पड़ा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो भारत ने वहां अपना एक पक्ष रखा। भारत क्या बोला? भारत के वकील जो वहां होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने वहां पे अपना तर्क दिया कि नहीं, हम जो ये संशोधन किए वो केवल 3 देश के लिए किए गए। सबसे पहला तर्क बोला कि देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों मुस्लिम कंट्री है और वहाँ का जो वो मुस्लिम घोषित है पूरा, वहाँ का राष्ट्रीय धर्म क्या है? मुस्लिम है तीनों में। तो पहला तर्क था कि जिस देश का धर्म राष्ट्रीय धर्म मुस्लिम धर्म हो, वहाँ पे हिंदू को छोड़ करके, यानी मुस्लिम को तो कभी उत्पीड़न हो ही नहीं सकता। अरे मुस्लिम के घर में मुस्लिम का उत्पीड़न होगा क्या? नहीं होगा। तो पहला तर्क यह था कि ये तीनों देश मुस्लिम कंट्री है और ये इसका राष्ट्रीय धर्म मुसलमान है। तो इस्लामिक कंट्री जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में, ये तीनों इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री में मुसलमानों का उत्पीड़न तो हो नहीं सकता। तो उत्पीड़न से बचाने के लिए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ये सबको भारत में नागरिकता देने का भारत सरकार प्रावधान किया। तो ये तो बात सही है कि जो इस्लामिक कंट्री वहां पे इसका उत्पीड़न तो हो ही नहीं सकता है। तो पहला तर्क भारत सरकार ने ये दिया अपनी तरफ से, और दूसरा तर्क ये दिया कि भारत सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार का यह अधिकार होता है कि विदेशियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये हमारे प्रस्तावना में भी लिखा है कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, है ना। सॉवरेन कंट्री कहने का मतलब है कि विदेशों से के साथ हम कैसा रिलेशन रखेंगे, कैसा रिलेशन नहीं रखेंगे, किस देश के व्यक्ति को हम अपने देश में आने देंगे, किस व्यक्ति को नागरिकता देंगे, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं तो आप हमें पनिशमेंट दीजिए। हम आपके साथ तो भेदभाव नहीं कर रहे, ये विदेशी नागरिकों के साथ कर रहे हैं। विदेश में क्या हो रहा है आपको क्या मतलब इससे? लिखा है ना प्रस्तावना, यहाँ प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, यानी सॉवरेन के कहने का मतलब कि बाह्य और आंतरिक मामला के डिसीजन भारत सरकार खुद लेगी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये तमाम तर्क देते हुए भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छा लगा। अच्छा क्या, जहाँ पे सही हो, हम कभी मोदी और योगी के राहुल का समर्थक नहीं है, चाहे पप्पू जिसको बोलते हैं ना, तो ये गलत बात है यार। जहाँ पे सही हो वहाँ पे आप खड़े रहो। और ये एक अच्छा कदम भी माना जाता है कि हिंदू भाई के साथ एक आंकड़ा के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि आज़ादी के समय के बाद जब मुसलमान वहाँ पे हिंदू पहुँचे थे पाकिस्तान लोग वहाँ, तो बहुत सारी इसकी जनसंख्या थे। अब घट करके बहुत कम हो गई, ना के बराबर हिंदू वहाँ रह रहे हैं। तो कारण क्या भाई? यही तो, वहाँ धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, दिन ब दिन धर्मांतरण कराया जा रहा है लोगों को, कितने सारे हिंदू को परिवर्तन करवा दिया जा रहा है मुसलमान में, तो कहीं ना कहीं गलत हो रही है।
अब पाकिस्तान अगर बोलेगा कि हम भी सीएए लागू करते हैं तो करे ना, क्योंकि उसके पास एक ऑलरेडी इस्लामिक कंट्री है। सीएए वो कहाँ से, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में उसको यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का थूथू होगा, और हो रहा है। ऐसा क्या है, क्योंकि जिस राष्ट्र में धार्मिक उत्पीड़न के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा वो देश, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को कुछ दिन के बाद ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाएगी। ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, रेड लिस्ट, ये 3 लिस्ट होता है। तो अगर किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है ना, तो ब्लैक लिस्ट करने वाला उस देश के साथ कोई भी आयात निर्यात नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो उस देश की जीडीपी चौपट। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी कूटनीतिक पॉलिसी भी है कहीं ना कहीं इंडिया का, और अच्छा है, क्योंकि एक तीर से अगर 2 निशाने बन रहे तो क्या गलत है। और कूटनीतिक का मतलब ही, डिप्लोमेसी का मतलब ही ये तो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीएए अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। सीएए जो लाया गया है वो हिंदुओं को जो धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उसको संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ऐसा कर रही है ना। और इसमें कोई बुराई नहीं है और किसी का समानता का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर पर वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि सीएए संशोधन क्या था और क्यों किया गया। ठीक है, धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।